अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। हिंदुस्तान में इस वक्त जिस मौजू पर सबसे ज्यादा गुफ्तगू हो रही है, जिस इशू पर सबसे ज्यादा सियासत हो रही है, वो है पाक भारत T20 मैच। यूं तो आलमी मेले का हाई वोल्टेज टाकरा इतवार को होगा, मगर इससे कबल ही भारतीय सियासत में एक तूफान बपा है। भारत की इंतहा पसंद सियासी जमात बीजेपी पाक भारत मैच की मुखालिफत कर रही है, जबकि दिल्ली तख्त की वारिस आम आदमी पार्टी भी दोनों ममालिक के दरमियान मैच न कराने के लिए मुहिम चला रही है। वफाकी वजीर गिरिराज सिंह, जो कि माजी में अपने मुतनाज़ बयानात की वजह से खबरों में रहते हैं, अब की बार भी ये मुहिम उन्हीं के बयान से शुरू हुई है। बीजेपी के राज्यसभा रुकन सुब्रमण्यम स्वामी, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा असदुद्दीन अवैसी और आम आदमी पार्टी की रहनुमा और MLA आतिशी मारलीना के मुतनाज़ बयानात ने जलती पर जैसे तेल का काम किया है। लेकिन कांग्रेस रहनुमा और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने पाक भारत मैच की हिमायत की है। यही नहीं बल्कि भारतीय अवाम भी पाक भारत मैच की हामी है। लेकिन इस वक्त मीडिया पर क्या दिखाई दे रहा है और भारतीय मीडिया के बयान क्या तासुरात दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ भारत में हो रहा है पाक भारत टाकरे को लेकर। भारतीय मीडिया इंतहा पसंद सियासतदान पाक भारत मैच की मुखालिफत करके क्रिकेट को भी सियासत की भेंट चढ़ाने में मसरूफ है। सवाल यह है कि भारत में मैच की मुखालिफत क्यों की जा रही है? मैच की मनसूखी से किसे और कैसे नुकसान हो सकता है? शायकीन के जज्बात के साथ खेलने वाले अनासिर आखिर हैं कौन? मैच में किस टीम का पलड़ा भारी है? क्या UAE की कंडीशंस पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हो सकती हैं? दुनिया क्रिकेट में हमेशा दो मैचेस में शायकीन का जज्बा दीदनी होता है, पाकिस्तान और भारत, जबकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाले मैचेस हमेशा से ही हाई वोल्टेज रहे हैं। अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले मैच को एक बार फिर सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है, सियासत की नजर किया जा रहा है, जबकि दोनों ममालिक की आवाम से शिद्दत से इस मौके के इंतजार में है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का भारत को एक ही पैगाम है कि खेल को, खुदारा खेल को सियासत से दूर रखा जाए। क्या वो कोलकाता हो, खा वो दुबई हो, खा वो चेन्नई हो, इंशाअल्लाह ताला मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली है। हफ्ते और इतवार को मैं मैच देखने दुबई खुद जा रहा हूँ। सर, इस दफ़ा का कोई फेवरेट खिलाड़ी? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान को कामयाबी दे। ये खेल है, इसे हमें खेल के तौर पर लेना है। इसमें जो भी फैसला हो उसे हमने कबूल करना है। लेकिन मुझे प्राइम मिनिस्टर ने आज 2 दिन की छुट्टी दे दी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब को प्राइम मिनिस्टर ने 2 दिन की छुट्टी दे दी है और वो इस 2 दिन की छुट्टी पर कहते हैं कहीं भी मैच होगा, पाक भारत टाकरा कहीं भी होगा, वो देखने ज़रूर जाएंगे। पाक भारत मैच पर भारतीय मीडिया ने अवाम को तकसीम कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तानी अवाम इस बारे में क्या राय रखते हैं। हमने पाकिस्तानी अवाम के तासुरात लेने की कोशिश की है, ज़रा आपको भी दिखाता है। अलहदा चीज़ है, सियासत अलहदा चीज़ है। ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है, ये जो होने जा रहा है, इसको होना चाहिए। स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स ये दोनों और नफरतें जो है ना, ये चीज़ें बीच में स्पोर्ट्स में नहीं आनी चाहिए। जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो एक वाहिद मैच है जो हम बहुत शौक से देखते हैं और सारी फैमिलीज जो हैं वो गैदर होके एक पूरा माहौल बन जाता है घरों में और फिर हम उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन ये सुन के बहुत अफसोस हुआ कि जिस तरह इंडिया कह रहा है कि ये पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए। वाहिद मैच है जो हम लोग बहुत शौक से देखते हैं, हमारी फैमिलीज़ बहुत एंटरटेन करती हैं इस मैच को देख के। तो मेरा ये कहना है कि मैच लाजमी होना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए। पॉलिटिक्स और एक्सट्रीमिज़म जो है ना, इसको गेम से दूर रखना चाहिए। खेल खेल है, उसको खेल ही रहने देना चाहिए। हमें बाइकआउट करना चाहिए, लेकिन हम इस लेवल से ऊपर हैं। हम इन चीज़ों में पढ़ के अपनी स्पोर्ट्स को ख़राब नहीं करना चाहते और हम चाहते हैं कि ये कम से कम ये मैचेस हमारे हमेशा इसी तरह चलते रहे। अब अगर वो डर गए हैं, हमसे मैच नहीं खेलना चाहते, तो ये एक उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हमें लाजमी खेलना चाहिए और हमें उन्हें मैदान में उसका भरपूर जवाब देना चाहिए। हिम्मत है तो आओ खेलो, मैच में हार जीत गेम का हिस्सा है। खेल है यार, खेल तक किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें कौन सा मसला है यार? इंडिया की आवाम मना कर रही है तो ये खेल है, इसको सियासत की तरफ ना लेके जाएं। दुनिया में ये मैच एंजॉय होता है तो इसको मैच को होने दें। तो हर एक की यही है कि मैच हो जाए, ठीक है, और हमारा भी यही है कि मैच हो जाए। इसी मामले पर बात करेंगे। सबसे पहले भारतीय साफी रविश बिष्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। रविश बिष्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाक भारत टाकरा है, क्रिकेट के मैदान में खेल होगा, लेकिन क्या वजह है कि भारत में, अगर हमारी जबान में कहें तो एक वावेला मचा हुआ है, लेकिन अगर आपकी जबान में कहिए तो हाहाकार मची है। इस हाहाकार की वजह क्या है रविश बिष्ट साहब? क्या इतना ही खौफ तारी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का? एक फैक्टर एक्साइटमेंट का, इंडिया पाकिस्तान मैच जब भी होता है तो एक्साइटमेंट जरूर होता है। हाहाकार वाली कोई फीलिंग नहीं है, बिकॉज इंडिया हैज अपर हैंड। अगर हम आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करें और आईसीसी स्पेशली जिसमें वर्ल्ड कप लिखा होता है उसकी बात करें तो इंडिया का अपर हैंड है, स्पेशली इन द T20 गेम की भी अगर आप बात करें। T20 वर्ल्ड कप, जिसको पहले वर्ल्ड T20 के नाम से जाना जाता था, तो 5-0 का इंडिया का रिकॉर्ड है। और इंडियन जो फैंस हैं, जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस दफा
6-0 का। व्हाट्सएवर, लेकिन ये तो इवेंट डे पे पता चलेगा कि ऑन कार्ड्स कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग है। ये तो जिस वक्त मैदान में उतरेंगे तो लग पता जाएगा, जिसको कहते हैं रवेश भाई साहब। तो इस वक्त इंडिया के अंदर क्या सेंटिमेंट है? ऑल्दो आप ये कह रहे हैं कि 5 दफा आपने पाकिस्तान को हराया है, लेकिन जब भी पाकिस्तान के साथ आप मैदान में उतरते हैं तो एक बार सोचना तो पड़ता है आपके प्लेयर्स को भी। काफी अंडर प्रेशर होते हैं, ना सिर्फ आपके प्लेयर्स होते हैं बल्कि भारत भर के अंदर एक परेशानी चल रही होती है कि पाकिस्तान से मैच पड़ गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर ज्यादा होता होगा मुझे लग रहा है, इंडिया के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी हमने वो क्लिपिंग्स चलाई है सारे, जो आपके चैनल्स बोल रहे हैं, आपके वॉक्स पॉप्स चलाए हमने, जो आपकी पब्लिक बोल रही है, आपकी जनता को भी सुनवाया हमने, तो काफी वहां पर तो इस वक्त यूं कहिए कि एक धाक बैठी हुई है पाकिस्तान की। ये ऐसे क्लिप्स पाकिस्तान के भी बहुत सारे चलते हैं और पाकिस्तान के हमें विजुअल नहीं भूलने चाहिए। जो टीवी तोड़ने वाले बड़े विजुअल चलते हैं, तो पाकिस्तान के भी बड़े सारे विजुअल्स चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इंडिया में उठाएंगे, इंडिया के चलेंगे। रमेश साहब, हमारे यहाँ तो चलिए टीवी टूटते हैं, आपके यहाँ तो खिलाड़ियों के घरों पे पत्थर बरसते हैं, आप तो स्टेडियम के अंदर घेराव कर देते हैं। 1996 में जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हुआ था बेंगलुरु में, तो पाकिस्तान हार गया था उस मैच को, अगर आपको याद होगा। बड़ा आमिर सुहेल, वेंकटेश प्रसाद की बड़ी लड़ाई देखने को मिली थी वहां पे। उसके बाद पाकिस्तानियों ने वो वहां की फ्लाइट नहीं पकड़ी थी पाकिस्तान की, वो यूएई की फ्लाइट पकड़ के चले गए थे। उनको पता है क्या होने वाला है। एंड जब 2003 में हारे, मुझे याद है सकलेन मुश्ताक का इंटरव्यू है कि वो सकलेन मुश्ताक उस मैच में खेला भी नहीं था, उसके घर में सारे लोग पहुंच गए थे और बोला सकलेन को। चलिए, आप तो मेरा ख्याल है कि बहुत पीछे चले गए। माजी में अगर पीछे जाएंगे तो हमें तो विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर के चेहरे भी याद हैं, जो अपनी जनता से हाथ जोड़कर कह रहे थे कि खुदा के वास्ते क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो, जलाओ घिराव ना करो। आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भूल गए गालिबन, जो इंग्लैंड में हुई थी। नहीं, मेरे को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल याद है। लीग मैच में हमने पाकिस्तान को हराया था, फाइनल में पाकिस्तान ने हमको हराया। फिर उसके बाद 2019 वर्ल्ड कप, सबसे रिसेंट तो वही है, वहां पे तो शायद इंडिया ने ही पाकिस्तान को हराया। अब आपकी अगर मेमोरी ठीक है तो नहीं, लेकिन T20 इंटरनेशनल को लेकर T20 हमारे पास बाबर आजम है, शाहीन अफरीदी है, कैसी बातें कर रहे हैं। देखिए 24 पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप, एक मिनट मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप पूरी दुनिया में मशहूर रही है, लेकिन यही पाकिस्तान 2007 में बॉल आउट में विकेट नहीं गिरा पाई। हमारे रॉबिन उथप्पा ने बॉल आउट में पाकिस्तान वो विकेट गिरा दिया। रवि साहब, इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड, इतनी बड़ी लॉबी, लोगों को ममालिक को साथ मिलाकर चलते हैं, इसके बावजूद अगर पाकिस्तान इतनी छोटी टीम है, पाकिस्तान आपके नजदीक बिल्कुल केपेबल नहीं है, तो फिर इतना डर और खौफ क्यों है? मेरा तो बड़ा सादा सा सवाल है आपसे, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, अगर आप मेरे सवाल को रिस्पॉन्ड कर सकें। भाई, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, ये आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है। ऐसा कोई डर, कोई खौफ नहीं है। इट्स अ मैच, क्रिकेट मैच है, अवाम इसको उसी तरीके से ले रही है। जैसा मैंने कहा कि एक्साइटमेंट लेवल होता है, क्योंकि अब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस इतने नहीं होते, तो यूएसपी जो बनती है वो आईसीसी मेरे ख्याल से टूर्नामेंट्स में ही बचती है। तो ऐसा कोई अच्छा, ये मुझे अच्छा चले, मुझे सिर्फ ये बताएं रवि साहब, ये आपने कैसे सोच लिया कि आईसीसी का इवेंट है, इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप आप खेलने जा रहे हैं और आप वहां पर ये कहें कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना, आईसीसी पाकिस्तान को आइसोलेट कर दे? ये सोच कैसे लिया आपने? ये कैसे कर लेते हैं? ये किसने कमेंट दिया? कोई सौरभ गांगुली ने कमेंट दिया, आपके जय शाह जो बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी, आपके पार्लियामेंटेरियंस कह रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपका मीडिया कह रहा है, आपके एंकर्स कह रहे हैं, आपका पार्लियामेंट कह रहा है, आपके एमपीज ये मुतालबा कर रहे हैं। से कोई किसी पार्लियामेंट तो देखिए आजकल चल ही नहीं रहा है, तो पार्लियामेंट कहां से बोलेगा? मैंने जैसे आपसे कहा कि एक हुकूमत के अंदर, एक देश के अंदर बहुत सारे थॉट्स होते हैं, उसमें से एक थॉट ये भी है, वो इंडिया में नहीं है, वो पाकिस्तान में भी बड़े सारे थॉट्स होते हैं। वैसे मुझे तो रवि साहब आप ये तो मान रहे हैं कि ये थॉट है, ये थॉट कैसे, ये सोच भी कैसे लेते हैं आप, ये कैसे कर लेते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आता। देखिए हर टाइप की, देखो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी हाउ डू यू डू इट? सॉरी, ये कैसे कर लेते हैं आप? ये इतना बड़ा इवेंट और उसके अंदर आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान से मैच नहीं, इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा बोर्ड, इतना स्पॉन्सर्ड, इतनी फतूहात, और पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेंगे? जैसा मैंने आपको कहा कि हर कंट्री में ये देखिए डेमोक्रेसी है, ये पाकिस्तान की तरह हुकूमत नहीं चलती यहाँ पर। डेमोक्रेसी है, सबकी ओपिनियन की अपनी एक वजह है और सबकी ओपिनियन को लेकर चलना पड़ता है। बट जैसा मैंने आपसे कहा कि ऐसा कोई फाइनली डिसीजन तो नहीं लिया है, बीसीसीआई की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, तो मेरे हिसाब से हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट्स को ज्यादा तरजीह देनी चाहिए। तो फिर रमेश साहब, आर यू रियली रेडी टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान? आप तैयार हैं? एब्सोल्युटली। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वी प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान इन 2019 50 ओवर वर्ल्ड कप एंड वी बीट देम। नहीं, लेकिन इसके बावजूद एक खौफ रहता है, एक डर रहता है, तो आपके प्लेयर कमर कस के आएंगे मैदान में? शाहीन शाह अफरीदी को फेस करने के लिए तैयार है? होना चाहिए। वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। हमारी बड़े खिलाड़ी लेकर आए, 92 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, इमरान खान, वसीम अकरम, बड़े खिलाड़ी उनके पास थे, नहीं जीत पाए वो। इंडिया ने कोई ज्यादा बड़ा टोटल नहीं बनाया था 92 वर्ल्ड कप। हमारे तो चले 96 अपने घर में खेला, इमरान खान साहब फाइनल खेला, आपने नाम ले लिया है, वसीम अकरम कैप्टन, तब वो मैच हार गए।
2003 का बॉलिंग लाइनअप देख लीजिए, वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, अजहर महमूद, सकील मुश्ताक, अभी तक पाकिस्तान हार गया। अभी और तक आप हमारी recently स्टार देख लीजिए लाइनअप की 2019 धाक आपके दिल में बैठी हुई है, अभी तक आपको शोएब अख्तर नहीं भूले हैं, और आपके जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है जनाब सौरभ गंगुली साहब, मेरा ख्याल वो भी नहीं भूले होंगे कि रेप्स पे बॉल पड़ती है तो फिर स्ट्रेचर आ जाती है। तो तैयार है, कमर कस के आएंगे इस बार। जो सचिन तेंदुलकर ने छक्का मारा था उन पर, शोएब अख्तर पर, वो भी आप नहीं भूले होंगे। अरे सचिन तेंदुलकर को जो क्लीन बोल्ड किया था और मिडल स्टंप उड़ गई थी, वो भूल गए आप? नहीं जी, देखिए क्रिकेट की जो भी चीजें होती है कोई इंसान उसको भूलता नहीं है, दोनों चीजें, और यही देखिए क्रिकेट का पैशन होता है, क्रिकेट का एक्साइटमेंट होता है। तो अगर शोएब अख्तर ने सचिन तेंदुलकर को आउट किया था, मैं बिल्कुल इंकार नहीं कर रहा हूं, सचिन तेंदुलकर ने उन पे छक्का जड़ा था, और वर्ल्ड कप का मैच था। मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप का मैच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहां भारत ने पाकिस्तान को हराया था 2003 में, और सचिन तेंदुलकर ने पॉइंट एंड थर्ड मैन के ऊपर से छक्का मारा था। वो तस्वीर तो ऐसी है कि मतलब फोटो फिनिश जिसे कहते हैं उस टाइप का। अच्छा रमेश भाई साहब, मैं तो वैसे आज ही सईद अनवर की परफॉर्मेंस देख रहा था, एक 194 वाली, और अनिल कुंबले को समझ नहीं आ रही थी कि बॉल फेंकनी कहां है। तो वर्क है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं, हमारी तरफ से तो हमेशा यही होता रहा है। एडिलेड की विराट कोहली की परफॉर्मेंस आपको याद है, कोलकाता 2016 ईडन गार्डन्स में तो कैसे फिर मैच कोहली के बारे में खबरें आ रही है कि ही इज अंडर प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस में है कोहली इस वक्त, हम तक की खबर पहुंच रही है। वर्ल्ड कप का जो मैच हुआ था उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। रिसेंटली जो आईसीसी का टूर्नामेंट हुआ था उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। तो फिर अब आप 194 रनों की परफॉर्मेंस याद कर लीजिए, उससे और पीछे चले जाइए। देखिए आप रमेश साहब, आप जर्नलिस्ट हैं, आप तक तो खबर पहुंच रही होगी कि विराट कोहली की इस वक्त मेंटल स्टेट क्या है, इसीलिए एमएस धोनी की खिदमत ली जा रही है एज अ कंसल्टेंट। नहीं, इससे क्या फरक पड़ता है? लेकिन आप तस्दीक करें हमारी खबर की। नहीं, मेंटल स्टेट से क्या मतलब है? ये देखिए, एक आप बेहतरी के लिए जब एक स्टार 11 के सामने विराट कोहली खड़े होंगे तो अंडर प्रेशर तो होंगे, जब उनके सामने शाहिन अफरीदी होगा। और वकार यूनुस कहां है ये बता दीजिए, वो क्यों छोड़ के चले गए अचानक से? टीम को धरातल में क्यों छोड़ के चले गए? वो ऐसी क्या बता गई थी? पूरा टीम का सेटअप वो बना रहे थे, आप इसकी फिक्र क्यों कर रहे हैं? चले गए आप इसकी फिक्र क्यों कर रहे हैं? कोई कैप्टन ही नहीं है, वो शिप कैसे चलेगा मेरे भाई? हमारा कैप्टन बाबर आजम है, खिलाड़ी रिप्लेस करने पड़ गए। शोएब मलिक आपको याद आ गए, मोहम्मद हफीज आपको याद आ गए, वो सरफराज को तो आप पानी पिलवा रहे थे। आप सरफराज कुछ दिनों पहले 12th मैन भी नहीं रखा था आपने उनको वेस्ट इंडीज में, वो आपको याद आ गए। रमेश साहब, यानी आप हमारे 12th मैन से भी घबरा रहे हैं, आप हमारे 12वें खिलाड़ी से भी घबरा रहे हैं। 3 आईसीसी टूर्नामेंट जीते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने। अच्छा चलिए, मुझे किसी को ऐसे उठा के नहीं ले आए कि रमेश साहब, आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा कीजिए। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप अपनी पब्लिक को भी समझाइए कि जो सेंटिमेंट वहां डेवलप हो रहा है इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, बल्कि खेल को खेल रहने दीजिए, और उसका ये जेंटलमैन स्पोर्ट्स है, इसको गंदा ना कीजिए। टेंशन वाली बात नहीं है उसमें, ये जेंटलमैन स्पोर्ट है, इसको गंदा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गंदा नहीं करेंगे जी, बिल्कुल कोई दोनों ना पाकिस्तान और मुझे उम्मीद है कि हारने के बाद इस हार को भी खुले दिल से तस्लीम करेंगे और उसी की स्पिरिट में खेला जाए। ये तो कोई इंडियन क्रिकेट स्टेडियम भी नहीं है, ये तो दुबई का क्रिकेट स्टेडियम है, वहां पर तो आग लगाने की भी इजाजत नहीं होगी, पथराव की इजाजत भी नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आप लोग खुले दिल का मुजाहरा करेंगे और हार को भी तस्लीम करेंगे। नहीं होगी वहां पे बॉल को चबाने की भी इजाजत नहीं होगी, वहां पर कोई फिक्स करने की भी इजाजत नहीं होगी, कोई इजाजत नहीं होगी, किसी चीज की नहीं होगी। आईसीसी के कंट्रोल में पूरा टूर्नामेंट खेला जाएगा। रमेश भाई साहब, आप तो फिर सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है आपका। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। हम तो आपको गुड लक कहते हैं, हम नेक तमन्नाएं हमारी आपके साथ है। इट्स अ गेम सर, इट्स अ गेम। और बता दीजिए अपने प्लेयर्स को भी कि जरा चौकन्ने होकर आए, जरा फ्रेश होकर आए, कमर कस के आए, बिल्कुल चौकन्ने, टेंशन मत। और कोहली साहब जो बड़ी स्ट्रेस में है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, गेम है, गेम को गेम समझकर खेलें। ये आपने कैसे भाप लिया कि कोहली साहब स्ट्रेस में और बाबर आजम बड़ा रिलैक्स कर रहे हैं? देखिए, वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत आपकी टेंशन होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आपको सीरियस होना चाहिए। अगर बाबर आजम रिलैक्स है, अगर आपके रिजवान रिलैक्स है, 2 ही बल्लेबाज है ना आपकी टीम में, तो अगर ये दोनों रिलैक्स है तो बिल्कुल इनको रिलैक्स नहीं रहना चाहिए। वर्ल्ड कप का गेम है, इंपॉर्टेंट गेम है, सीरियसली लेना चाहिए, तभी आप खिताब के करीब पहुंच पाएंगे। कीप योर फिंगर्स क्रॉस जी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि बिष्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। रविश बिष्ट साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे इंडिया से, उनके तासुरात, बल्कि यूं कहिए उनकी जुबान में उनके विचार तो आपने जाने हैं। इस वक्त पाकिस्तान से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इकबाल बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इकबाल बेग साहब, पाक भारत टाकरा हमेशा आसाब शिकन होता है, ऑन पेपर्स ऑन कार्ड्स कौन बेहतर है, शायद इससे ज्यादा मैटर ये करता है कि आसाब इवेंट डे पर किसके ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं। तो इस वक्त भारत के आसाब पर तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम काफी हावी दिखाई दे रही है इकबाल बेग साहब।
बहुत बहुत शुक्रिया रेहान। बिल्कुल आसाब पर सवार हुआ है। उसकी वजह यह है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड में भी सियासत आ गई है। जो भारत के वजीर दाखिला है अमित शाह, जो नरेंद्र मोदी के राइट हैंड है, उनका बेटा जय शाह जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के वो सेक्रेटरी हैं। तो आप अंदाजा लगा लें। और जिस तरह के उनके सियासतदान बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वजाहत की ये आईसीसी का इवेंट है, हमें हर कीमत पे खेलना होगा, तो वो तो खुद आसाम शिकन जंग बनाना चाहते हैं। इसको खेल को खेल लेना चाहिए। दो टीमें अगर मैदान में उतरती है, एक जीतती है एक हारती है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी, हालांकि मैं मेरे जो उस पे सोशल मीडिया पे ट्विटर हैंडलर पे बेशुमार भारतीय लोग हर तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ पढ़े लिखे भी हैं और कुछ जाहिल भी हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके ये आसाब की जंग है। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं रेहान कि भारत की टीम खासी मजबूत है। अभी भारत ने आज जो मैच हुआ उसका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रैक्टिस मैच, उसने 9 विकेटों से जीता। विराट कोहली ने आज बैटिंग नहीं की, रोहित शर्मा ने रन्स कर दिए और दीगर लोग। तो अगर देखा जाए तो भारत की टीम मजबूत तो है, लेकिन T20 क्रिकेट मैं समझता हूँ अनप्रिडिक्टेबल गेम है। आप देखें किस तरीके से स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को हराया था, जो क्वालिफायर था ओमान में। तो आप कुछ भी कह सकते हैं T20 क्रिकेट में। मेरे ख्याल में इस आसाब की जंग में पल्ला उसी का भारी होगा कि जो अपने आसाब पर काबू पाएगा। और अब देखते हैं कि क्या होता है। एक तरफ तो हमें आदादो-शुमार बताए जा रहे हैं। अभी भारतीय साफी हमारे साथ मौजूद थे, राजीव साहब, वो कहते हैं जी 5 बार भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में धूल चटाई है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि 6ठी बार जब मुकाबला होने जा रहा है तो भारत को बड़ा महसूस करना चाहिए कि बड़े स्ट्रांग है, उनकी लाइनअप बहुत मजबूत है, एक तगड़ी टीम के साथ आ रहे हैं। लेकिन क्या वजह है सर कि पाकिस्तान की टीम में जो कुछ भी हो, बेशक वो लेस एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हों, लेकिन उसके बावजूद एक धाक तो रहती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। शायद वो भूल गए ना राजीव के धूल हमने भी चटाई थी 18 जून 2017 को ओवल लंदन के मैदान पर। रेहान मैं खुद मौजूद था और मैच खत्म होने से पहले ही भारतीय शायकीन क्रिकेट, भारतीय सपोर्टर्स अपना झंडा बगल में दबाकर मैदान से बाहर जा रहे थे। हार जीत खेल का एक हिस्सा है, मैंने पहले भी कहा। और ये धूल चटाना, इस तरह के अल्फाज करना, 2 टीमें उतरेंगी एक जीतेगी। ठीक है, मानते हैं कि भारत की टीम मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान को भी अंडरस्टिमेट ना करें। T20 क्रिकेट में पहले भी कह चुका हूं, ठीक है 5 मरतबा भारत ने हराया। उनसे पूछें कि कितना करीब आकर भारत जीता है। मैं 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप था साउथ अफ्रीका में, मैं वहां मौजूद था। जो पहला मैच डरबन में पाकिस्तान भारत का हुआ वो टाई हो गया और बॉल आउट पर भारत जीत गया। फिर 24 सितंबर 2007 को जब उसी टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान मध्य मुकाबिल आया, 3 गेंदें बाकी थी, भारत सिर्फ 5 रन से जीता। जो मिसबाह-उल हक का स्ट्रोक सबको याद है। और जो बॉलर था जोगिंदर शर्मा, उसको ये रिवॉर्ड दिया भारतीय हुकूमत ने कि आजकल वो पंजाब पुलिस में DSP के ओहदे पर फायज है। तो वो लोग तो बहुत ही संजीदा लेते हैं क्रिकेट को। संजीदा ठीक है, ले, हार जीत की हद तक ले, ये जंग नहीं है, ये क्रिकेट का खेल है। वो समझते हैं कि ये जंग है और इस जंग में वो धूल चटाना और इस तरह की बात। हमारी तरफ से भी उनको यही पैगाम है इकबाल बेग साहब कि ये क्रिकेट है, इट्स अ जेंटलमैन स्पोर्ट और इसको जेंटलमैन स्पोर्ट ही रहने दें, इसको सियासत की नजर मत करें। ये कहिएगा सर कि इस वक्त जो लाइनअप हमारी है, अब ये तो ऑल्दो ये वार्म अप मैचेस है, हमने वेस्ट इंडीज को बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली शिकस्त दी है, फिर साउथ अफ्रीका के साथ वार्म अप मैच है, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है और क्या रोल प्ले करेंगे जब भारत को हम फेस कर रहे होंगे? तो देखिए, इससे पहले भी 2009 का जो वर्ल्ड कप जीते 21 जून 2009 को ओवल वो लॉर्ड्स के मैदान पर, तो उससे पहले पाकिस्तान वार्म अप मैचेस हार गया था, इंग्लैंड से भी हारा था पाकिस्तान। तो वार्म अप मैचेस की अहमियत इतनी ज्यादा नहीं होती जो टूर्नामेंट के मेन मैच की होती। ठीक है, खिलाड़ियों को प्रैक्टिस मिलती है, खेलते हैं। और पाकिस्तान के साथ बदकिस्मती रेहान ये रही है कि पाकिस्तान के 4 मैच वेस्ट इंडीज में जाया हुए बारिश की नजर हो गए। पाकिस्तान के 5 मैच न्यूजीलैंड से और 2 इंग्लैंड से होने से दोनों टीमें नहीं आई। तो 11 मैचेस हमें इंटरनेशनल मैचेस की प्रैक्टिस नहीं मिली है। तो अब हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। मेरी नज़र में जो पाकिस्तान ने कॉम्बिनेशन खिलाया वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वही होगा पाकिस्तान का कि इनिंग्स ओपन करेंगे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, 1 डाउन पर आएंगे फ़खर जमान, चौथे पर आएंगे शोएब मलिक, चौथे पे आएंगे हफीज, 5वें पे शोएब मलिक, 6ठे पे आसिफ अली, 7वें पे शादाब खान, नंबर 8 पे इमाद वसीम, और उसके बाद आपके हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। जो कॉम्बिनेशन मुझे नजर आ रहा है, आई माइट बी रॉन्ग,
लेकिन मैं अपने तजुर्बे की रोशनी में आपको बता रहा हूँ रेहान, यही कॉम्बिनेशन होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान टफ टाइम देगा भारत को। पाकिस्तान T20 का आलमी चैंपियन रहा है, T20 13 सीरीज मुसलसल जीता है, तो हमें राइट ऑफ नहीं करने चाहिए, हमें आसान नहीं लेना चाहिए। अच्छा, लास्टली ये कहिएगा कि एक आर्गुमेंट दिया जा रहा है भारत की तरफ से और वो ये कहते हैं कि जी आपके तो सिलेक्टर भी और कोच भी और फिर हवाला देते हैं वो अपना मिसबाउल हक का और वकार यूनुस का कि वो रफू चक्कर हो गए रमीज राजा के आते हुए। तो कैसे देखते हैं, मतलब क्या इसका भी कोई प्रेशर फील कर रहे होंगे हम कि हमारे यहाँ ये जो सडन चेंजेस, अब्रप्ट चेंजेस हुई हैं, ये कहीं माइंडसेट हमारा चेंज होगा टीम का, इस पे प्लेयर्स के ऊपर असर पड़ेगा? रेहान, इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। देखें, आपके जो कोचेस थे उनको निकाला नहीं गया, वकार यूनुस, मिसबाउल हक को, वो खुद रमीज राजा के आते ही छोड़ के चले गए और अब ठंडे कमरे में बैठकर एक टेलीविजन चैनल के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं। उन्होंने बीच मंझधार में छोड़ दिया। मेरे ख्याल में उनको वर्ल्ड कप के तक कंटिन्यू करना चाहिए था। वर्ल्ड कप के बाद अगर रमीज राजा के जहन में था कि उनको हटाना तो हटाते, लेकिन वो लोग छोड़ गए, जिससे इम्पैक्ट तो एक पड़ेगा कि आपके कोचेस जो 1.5-2 साल से आपकी टीम के साथ थे वो अचानक चले गए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी खिलाड़ियों का हौसला बुलंद है। सकलैन मुश्ताक टीम के साथ है, उन्हें तजुर्बा है, वो वेस्ट इंडीज के बॉलिंग कोच रहे हैं, वो इंग्लैंड की स्पिन बॉलिंग कोच रहे हैं, फिर उनके साथ वर्नन सलेंडर और फिर मैथ्यू हेडन आ गए। तो देखें, दुआ करें, थिंक फॉर गुड, और अच्छे ही होगा अगर आप अच्छे का सोचेंगे तो। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। मुझे क्विक शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और वापस आएंगे तो मैदान खेल के बाद मैदान सियासत का रुख करेंगे। शहबाज शरीफ साहब किससे क्या मुलाकात कर रहे हैं, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हुकूमत की गैर यकीनी सूरत हाल और इदारों से तसादुम की खबरों के दौरान ही ऑपोजिशन जमातें सरगर्म हो गई हैं। पीडीएम ने रावलपिंडी से एहतजाजी तहरीक का आगाज किया तो पीपल्स पार्टी ने भी मैदान सजाने की तैयारी कर ली। पीडीएम ने आज लियाकत बाग में दंगल सजाया, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई, तकारीर हुई, जबकि मीडिया पर भी महंगाई के खिलाफ धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की क्या सेंटिमेंट डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। नाअहल और नालायक टोले ने और इस जाली हुकूमत ने जिस तरह से लोगों का जो है वो जीना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन कर दिया है, महंगाई के खिलाफ और इस जाली और नालायक हुकूमत के खिलाफ जो है वो एहतजाज होगा। ये मुल्क इन चोरों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आज अवाम जो है इस तकलीफ से गुजर रही है, महंगाई क़यामत की तरह टूट पड़ी है। तहरीके इंसाफ को जिन चंद लोगों ने वोट दिए थे, आज दुआएं कर रहे हैं इनके घर जाने की, इनको बददुआएं दे रहे हैं। उनके घर आज रोटी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, ये फर्ज सबको निभाना पड़ेगा। अब इसी एहतजाज के दौरान ही ऑपोजिशन लीडर की खुफिया मुलाकातों के हवाले से भी खबरें सामने आईं। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी शब रावलपिंडी में अहम मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने ड्राइवर और सिक्योरिटी स्टाफ को वापस भेज दिया, जबकि 3 घंटे तक ऑपोजिशन लीडर का मोबाइल फोन भी बंद रहा। इस खुफिया मुलाकात पर नून लीग की जानिब से कोई तबसरा नहीं किया गया, ताहम वज़ीर दाखिला इस मौके पर चुप नहीं बैठे। उन्होंने मुलाकात को ज़रूरी तो करार दिया है, साथ ही औरतों को कानून हाथ में लेने पर कानूनी तरीके से निपटने की धमकी भी दी है। वज़ीर दाखिला का इस पर क्या रिएक्शन आया है, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। शरीफ साहब की अगर मुलाकातें हो रही हैं तो अच्छी बात है। मुलाकातों के बाद बातें भी निकलनी चाहिए। सो मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन अल्टीमेटली इस मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाना है और इलेक्शन के पहले अगर कोई ये दंगा फसाद करेंगे तो अपने लिए बुरा करेंगे, ये अपने लिए सियासी गड़ा खोदेंगे। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरी करेगी। मुलाकातें भी हो रही हैं, बातें भी हो रही हैं, एहतजाज भी हो रहा है। इसी मामले को लेकर बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम निहाल हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निहाल हाशमी साहब, एक तरफ तो कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके कि चलिए ऑपोजिशन को ख्याल आ ही गया, सड़कों पर आ गए हैं, अवाम बिलबिला रहे हैं, महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऑपोजिशन लीडर कुछ मुलाकातें कर रहे हैं। उन्हें किस बात की तलाश है सर, वो क्या तलाशने की कोशिश कर रहे हैं रावलपिंडी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो बहुत अच्छी बात है कि ये अब बड़ी तादाद में महंगाई पर एहतजाज हो रही है। सिंध से शुरू हो चुकी, बल्कि पिछले हफ्ते मैंने सिंध में देखा था, खुरम भट्टी साहब सोशल मीडिया की टीम है, उन्होंने किया, फिर अब आज पिंडी में है, लाहौर में है, तो ये ठीक है। जहाँ तक मीटिंग का ताल्लुक़ है तो अपोजिशन लीडर
मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते रहते हैं, बैरूनी सफ़रा से भी मिलते हैं, अंदरूनी लोगों से मिलते हैं, मजहबी लोगों से ही मिलते हैं, सरकारी एहलकारों से भी मिलते हैं। ये तो उनकी ज़िम्मेदारियों में से है कि अपने मुल्क के वो कहीं जाकर के जो बाइडन से तो नहीं मिल रहे, कोई भी पाकिस्तान के जो भी लोग हैं उनसे उनकी मीटिंग ज़िम्मेदारी है उनकी। हाल हाशमी साहब, लेकिन जब ऑपोजिशन लीडर मुख्तलिफ हलकों से मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं और फिर तन्हाई में करते हैं, तो इससे पहले भी आपको पता है कि ये मुलाकातें फिर मंजर आम पर तो आती हैं, बातें तो होती हैं, चैम गोया तो होती हैं। सर, एट दिस पॉइंट इन टाइम ऑपोजिशन लीडर क्या तलाश कर रहे हैं? देखिए जी, अपोजिशन लीडर के भी कंधों पे उतनी ही जिम्मेदारी होती है मुल्क की बेहतरी की, खुशहाली की, मुल्क के अंदर से महंगाई के ख़ात्मे की। तो अपोजिशन लीडर जो आईनी उनका किरदार है वो अदा कर रहे हैं। और जहाँ तक कोई खुफिया मुलाकात नहीं होती है, हम कभी कोई खुफिया मुलाकात पे यकीन नहीं रखते हैं। जो भी मुलाकात हो रही है, अगर कोई मुलाकात हो रही है और उसका आपको इल्म है तो इसके माने वो खुफिया नहीं है। खुफिया मुलाकात तो तब हो कि आपके इल्म में ना हो और चंद सालों के बाद आपके इल्म में आए कि ये खुफिया मुलाकात हो रही है। आपके इल्म में है कि मुलाकातें कहाँ हो रही है, किससे हो रही हैं, मुलाकातों का एजेंडा क्या है, क्या तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं ऑपोजिशन लीडर? और बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि ऑपोजिशन लीडर के कांधों पर भी आईनी जिम्मेदारी है। तो व्हाट ऑपोजिशन लीडर हैज डन सो फार? सर, आवाम तो पिस गई है महंगाई की चक्की में। नहीं, देखिए, अपोजिशन लीडर डे फर्स्ट से जब पहले दिन वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बने तो इमरान खान साहब को उन्होंने दावत दी थी कि आएँ बैठ करके मिसाक़ मईशत कर लें। और उसके बाद वो फर्स्ट डे से उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। कमोबेश 2 साल वो जेल में रहे, वो बीमार रहे हैं, वो अपने इलाज कराते रहे और उसके बावजूद जो उनके ऊपर जिम्मेदारी थी वो ऐवान में भी अदा कर रहे थे। और वो चूँकि एक पार्टी के सदर हैं तो अपनी पार्टी में भी और पीडीएम में भी रोल अदा कर रहे थे कि अगर मैं एहतजाज कर रहा हूँ या मैंने जैसे आपको खुर्रम भट्टी का कहा या पिंडी में हो रहा है या लाहौर में हो रहा है, कासिम भट्ट साहब बैठे हुए, कोई भी कर रहा है, तो ये थोड़ी कि जी ये सारा एहतजाज सिर्फ वो करेंगे, हम सब भी करेंगे जो कारकुनान है, जो पाकिस्तान के अवाम है। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो गुड कॉप बैड कॉप फैक्टर हमेशा गालिब रहा है। देखिए, एक तरफ एहतजाज हो रहा है, दूसरी तरफ ऑपोजिशन लीडर कोई राह तलाश करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एहतजाज इसी तरह चलेगा जो मसलियत कोशी का शिकार रहेगा, या फिर एहतजाज के दौरान जो मियां नवाज शरीफ साहब की आमद के हवाले से भी कोई इतलात आ रही हैं वो आएंगे और एहतजाज को वही लीड कर सकते हैं? ऑपोजिशन लीडर के बस की बात नहीं है। देखिए, अपोजिशन लीडर की यहाँ पे बात नहीं है। जब पाकिस्तान की बात आती है तो एक पाकिस्तानी मौसर अपोजिशन की इत्तेहाद है जिसका नाम है पीडीएम। और यकीनन आपने अच्छी बात की कि नवाज शरीफ साहब भी आ सकते हैं और वही लीड से कर सकते हैं। और यकीनन पाकिस्तान की तरक्की की भी लीड में किरदार नवाज शरीफ साहब का है। तो राहें तक रही है, कब आ रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब लीड करने के लिए? डॉक्टर्स एक ऑपरेशन बाकी है, डॉक्टर जैसे वो ऑपरेशन कंप्लीशन करेंगे वो आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए, पाकिस्तान में तरक्की का सफ़र हो या जद्दोजहद का सफ़र हो या अदलिया की बहाली का सफ़र हो, नवाज शरीफ के बगैर कोई सफ़र मुमकिन नहीं होता। और जहाँ तक मीटिंग है, मीटिंग तो होती रहती है, नॉर्मल सी प्रोसीजर है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। नहीं, देखिए, आज आप लाहौर में हैं और राना सनाउल्लाह साहब ने लाहौर में ये स्टेटमेंट दिया है कि हो सकता है कि लॉन्ग मार्च रास्ते में हो और नवाज शरीफ साहब आके इस लॉन्ग मार्च को ज्वाइन कर लें। तो क्या ये तय है कि नवाज शरीफ साहब दिसंबर से पहले आ रहे हैं? जी, राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की है, एक जिम्मेदार उहदे पर फायज हैं, वो ठीक हो सकता है, ऐसा हो सकता है। देखिए, वो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, उनको आने से किसी का कोई नहीं रोक सकता है। मगर बुनियादी चीज़ है कि जिन हालात में उनको भेजा गया था उनको बहुत टॉर्चर किया गया था, नैब के कस्टडी में डाल के। आपको पता उनके प्लेटलेट्स गिरा दिए थे, उनके क्या इलाज में ख़राबी की गई थी, खुराक में ख़राबी की गई। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नवाज शरीफ तवाना रहें, सेहतमंद रहें और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में आएंगे, जल्द आएंगे। अभी उनके कारकुन जो है इसको बड़ा सादा है सर, क्या वो ग्रीन सिग्नल मिल गया है मियां नवाज शरीफ साहब को कि अब जब आएंगे तो प्लेटलेट्स ऊपर नीचे नहीं होंगे, अब जब आएंगे तो ग्रीन सिग्नल अल्लाह से लेते हैं और पाकिस्तान की आवाम से लेते हैं। हम ग्रीन सिग्नल जो है अल्लाह से पाकिस्तानी आवाम से लेते हैं, आपसे लेते हैं, जो आप हमारी रहनुमाई करते हैं। मीडिया के लोग हमें ग्रीन सिग्नल देते हैं, हमारे इत्तेहादी हमें ग्रीन सिग्नल है और हमारी तरफ से तो शदीद ग्रीन सिग्नल है। निहाल हाशमी साहब, मियां साहब वापस आए तो इंशाल्लाह आपके ग्रीन सिग्नल पे हम अमल दरामद करेंगे, आपके ग्रीन सिग्नल पे हम अमल दरामद करेंगे इंशाल्लाह जल्दी। इसका मतलब है कि आइंदा आने वाले 1-2 महीने बड़े क्रूशल है। मियां साहब वापस आ रहे हैं जी, आप एक और सिग्नल भेजें और तेज़ी से भेजें प्लीज़। कीप गिविंग द सिग्नल और हमें बताते रहें कि कितना जबर, कितने। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपके घर वाले आज बहुत खुश हैं इस बिजली और पेट्रोल की महंगाई से?
अगर मुतमईन है तो सिग्नल मत भेजिएगा PMLN को और उनकी क़यादत को, और अगर मुतमईन नहीं है तो प्लीज़ डू कि ये सिग्नलिंग अगर अवाम और क़यादत के दरमियान हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब ये सिग्नल्स कहीं और जाना शुरू हो जाते हैं फिर सोचना पड़ता है कि ये सिग्नल इफेक्टिव होंगे या नहीं होंगे। ये तो आप बताएंगे कि हम कहीं और से सिग्नल नहीं लेते, हम कहीं और से सिग्नल लेते ना लेंगे इंशाल्लाह। गुफ्तगू आपने सुनी है, अब ये ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डॉक्टर हफीज पाशा में ज्वाइन करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। इस वक्त साबिक वजीर खजाना माहिर इक्तसादी अमूर डॉक्टर हफीज पाशा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, एन उस वक्त के जिस वक्त पाकिस्तान $1 अरब की जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी IMF से लेने के लिए कोशिश कर रहा है, इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF की जानिब से जो प्रेजेंट की गई उसमें बताया गया कि महंगाई और बेरोजगारी कम होगी, वो कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा लेकिन महंगाई और बेरोजगारी कम होगी। बताएगा कि ये किस कदर हकीकत पर मबनी आउटलुक रिपोर्ट है या फिर इन मुज़ाकरात के तनाजुर में ये रिपोर्ट पेश की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अंदाज़ा यही है जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उनको ज़रा केयरफुल रहना पड़ रहा है, इसलिए कि बातचीत जारी है और कुछ आदाद शुमार गलत हैं। अब वो ये जब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बेरोज़गारी तकरीबन 6% से कम रही है, ये बिल्कुल नामुनासिब है, इसलिए कि कोविड के बाद हमारे यहाँ बेरोज़गारी 12 से 13% तक पहुँच गई थी। दूसरी तरफ वो जब ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अफरात ज़र की रफ्तार 8.5% होगी अगले साल, जबकि पिछले साल ये 8.9% रही है, और आपने देखा कि पहले 2 महीने में ये 8.6% तक पहुंच चुका था 3 महीने में, और पिछले महीने में 9% था। तो ये कह रहे हैं कि कुछ कमी आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है, एक बहुत अहम टारगेट है जिसका आपने जिक्र नहीं किया, मगर उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्रोग्राम कितना सख्त हो सकता है। जो आपके दरामदात का जो हजम है वो ये कह रहे हैं कि आने इस साल उसको 10.5% कम करना है, तकरीबन 11%। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम हुआ है। जब शरह नमू हम पॉजिटिव होता है तो कुछ इजाफा इंपोर्ट में होना ज़रूरी है, इसलिए कि 65% जो हमारे दरामदाद हैं वो रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स के हैं और मशीनरी के 20% और हैं। तो ये अगर इनके दरामदात कम हो जाती है तो शरह नमू में इजाफा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जब मईशत का पहिया घूमता है और हमारा GDP 3.8% को क्रॉस करता है तो ऑटोमेटिकली इनपुट्स बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट या करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और अभी हालिया चंद दिनों में सेंट्रल बैंक की तरफ से इंपोर्ट्स को कर्टेल करने के लिए बहुत सारे इकदाम किए गए, जिसमें से जो आपने देखा कि एक्सचेंज रेट जो है वो संभाल रहा था, डॉलर बहुत ऊपर चला गया, रुपये अंडर प्रेशर हो गया। और अभी अगर IMF एक बार फिर ये कहता है कि आप इंपोर्ट्स को कर्टेल करें तो फिर क्या देखना पड़ेगा? क्या स्टेट बैंक वही काम करेगा जो पहले हो रहा है, यानी डॉलर यूं ही तेज रफ्तारी से बढ़ता रहेगा, रुपया अंडर प्रेशर होता रहेगा सिर्फ इंपोर्ट्स को कर्टेल करने के लिए? इस बात का यकीनन खतरा बहुत मौजूद है। अब आप ये देखिए कि हुकूमत के दौर में हर साल हमारा जो हजम था इंपोर्ट्स का वॉल्यूम वो तकरीबन सालाना 10-11% बढ़ रहा था, और उसकी वजह ये थी कि शरह नमू तकरीबन 5% तक पहुंच चुका था और आखिरी साल 5.5%। IMF के जो अफसरान हैं वो बड़ा अच्छा, एक नोबेल प्राइज विनर ने कहा था कि इनके अफसर जो होते हैं वो अमेरिका के तीसरे दर्जे के यूनिवर्सिटी से निकल के आते हैं, यानी कि उनमें काबिलियत कम होती है। जो सबसे अच्छे निकल के आते हैं PhDs, डॉक्टर्स, अमेरिकन यूनिवर्सिटी से वो टीचिंग में जाते हैं। तो अब मैंने जब IMF के साथ नेगोशिएट किया है 3-4 मरतबा, मैंने उनमें टेक्निकल सलाहियत कम पाई है।
और इस तरह के जो वाज़े तौर पर गलतियां की जाएं आउटलुक में, इससे तो मुझे शर्म आ रही थी जब मैंने इनको देखा। तो डॉक्टर साहब ये कहिएगा, एक तरफ हम मईशत को मस्बत समत में जाता हुआ देख रहे हैं, हम कहते हैं कि मईशत ग्रो करेगी, दूसरी तरफ हमें इंपोर्ट्स को कर्टेल करना है। हुकूमत अपने ही दिए हुए टारगेट्स जो बजट में उन्होंने दिए थे उसी को मीट नहीं कर पाई, अब मजीद टारगेट्स जो IMF की तरफ से मिलेंगे। तो एक कॉमनर ये जानना चाहता है डॉक्टर साहब आपसे कि पेट्रोल की कीमत कहाँ जाएगी, इन्फ्लेशन कहाँ होगी, एक आम आदमी के साथ आने वाले दिनों में क्या होने वाला है डॉक्टर साहब? देखिए, ये रबीउल अव्वल का महीना है, करते हुए बड़ा अफसोस होता है, मगर आपने चूंकि सवाल किया है उसका जवाब देना जरूरी है। IMF ने यह भी कहा है कि आपने न सिर्फ पेट्रोलियम लेवी को बहुत कम कर दिया हमारे पेट्रोल पर और हाई स्पीड डीजल खास तौर पर, मगर आपने हाई स्पीड डीजल पे सेल्स टैक्स का रेट 17% से कम करके तकरीबन उसे 10.5% पे ले आए हैं। वो ये कह रहे हैं, जो हमें बताया गया है, कि आप 17% पे वापस जाएं और पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाएं। अगर ये दो चीजें आपको करना पड़ेगा तो खुदा न खास्ता जो इस वक्त 134 के करीब है उसमें काफी इजाफा हो सकता है। दूसरी तरफ जो परेशानी की बात है वो ये कि चूंकि बाहर के जो कमोडिटीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनमें बेतहाशा इजाफा हो रहा है कीमतों में, और साथ साथ रुपए में गिरावट है, तो दो चीजें एक वक्त पे हो रही हैं जिसके नतीजे में हमारे मुल्क के अंदर कीमतों में बहुत तेजी से इजाफा होगा। सिर्फ मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं और मेरे शागिर्दों ने पिछले दिनों बैठ के ये देखा कि हुकूमत ने जब बिजली की निर्ख बढ़ाई और 15 तारीख को पेट्रोल की कीमत बढ़ाई तो उसका क्या असर हुआ है। हमारा एस्टिमेट यह है कि जो अफरात ज़र 9% था वो 12% तक जा चुका है, सिर्फ इन दो चीजों की वजह से। तो अब आप सोचिए कि आपको तो और निर्ख बढ़ाने हैं, आपको गैस के निर्ख बढ़ाने हैं, आपको पेट्रोलियम लेवी को वापस कुछ लद तक लाना है, आपको सेल्स टैक्स के एग्जेम्पशंस हटाने हैं। तो मैं कहना नहीं चाहता कि किस हद तक अफरात ज़र में इजाफा होगा, मगर ये बहुत खतरा मौजूद है कि ये डबल डिजिट काफी हाई तक जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जो हम समझ पाए हैं इसका मतलब ये है कि IMF मजीद प्रेशर पुट करेगा, जिसकी वजह से कॉमनर के ऊपर अल्टीमेटली प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां बात का जवाब गाली और दलील का जवाब तजलील से दिया जाता है। मुल्क में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के दौरान सहाफ़ियों की खबरें और उनके तबसरे उन्हीं के लिए मसाइल का बाइस बन रहे हैं। गुज़श्ता 4 बरस के दौरान सबसे ज़्यादा ख़वातीन सहाफ़ियों को निशाना बनाया गया है। उनके मोबाइल फ़ोन नंबर्स उनके सोशल मीडिया पर शेयर किए गए, उनके ख़ानदान की तफसीलात शेयर करके उनकी ज़िंदगी अंजीरन बना दी गई है। ख़वातीन सहाफ़ियों की तस्दील और किरदार कुशी का सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने शुरू किया है। ख़वातीन सहाफ़ियों ने अदालतों से रुजू किया, हुकूमत को बताया, इंसानी हुकूक कमेटी के सामने पेश हुई, मगर कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। PTI की ट्रोलिंग का निशाना बनने वाली सहाफ़ियों में आसमा शिराजी, गरीदा फारूकी, महमल सरफराज, रीमा उमर, अंबर रहीम शमसी और मुनीज़ जहांगीर शामिल हैं। सना बुच्चा उनमें शामिल हैं, जिन्होंने हर फोरम पर अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की, मगर कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। अब एक बार फिर हुकूमती तर्जुमान, काबीना अरकान और PTI के वेरीफाइड सोशल मीडिया हैंडल्स ने सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन आसमा शिराजी की ट्रोलिंग शुरू कर रखी है। हम मीर रियासत वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत से सिर्फ इतना करेंगे कि अपने PTI टाइगर्स का नोटिस लें कि जो रियासत के चौथे सतून पर और सहाफ़ियों पर इस तरह से निशाने बांध रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इंतजाम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तक रखिए।